आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का एक भाग कहानी साहित्य पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने काव्य साहित्य पढ़ा और समझा। जिस प्रकार काव्य साहित्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार कहानी साहित्य, कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ, जिसे कहानी के नाम से जाना गया। मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का भी जन्म हुआ और कहानी कहना और सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया है। कई भाषाओं में इसे कई नाम से पुकारा जाता है। हमारे देश में कहानियों की एक बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। उसी परंपरा को निभाते हुए हम आज अपना कहानी साहित्य शुरू करेंगे। पहला पाठ जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वह है, पाठ का नाम है भोला राम का जीव। यह हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ गद्य है। भोला राम का जीव का अर्थ है भोला राम की आत्मा। पाठ का सार यह कहता है, भोला राम नाम का एक ऐसा जीव था जो मृत्यु के बाद भी यमराज के दरबार में नहीं पहुंच सका। यमदूत ने बहुत सावधानी बरती, परंतु वह इस आत्मा को उनके दरबार तक नहीं पहुंचा सका। धर्मराज, चित्रगुप्त और यमदूत। धर्मराज यहाँ पर यमराज के लिए कहा है। चित्रगुप्त जो हिसाब किताब लिखते हैं आदमियों के, और यमदूत वह जो आत्मा को पृथ्वी से ले जाकर आसमान में यमराज के दरबार तक पहुंचाते हैं। तो धर्मराज, चित्रगुप्त और यमदूत सभी इस नई समस्या से परेशान थे कि आखिर यह जीव चला क्या, कहाँ गया, और ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि कोई जीव यमराज के दरबार ही न पहुंचा हो। इस नई स्थिति पर सोच विचार करते हुए वे अनुमान लगाते हैं कि आजकल जिस प्रकार पृथ्वी लोक में भ्रष्टाचार और राजनीतिक दांवपेच बढ़ गए हैं, कहीं भोला राम की आत्मा भी इन पृथ्वी के दांवपेचों के बीच फंस तो नहीं गई है। परंतु उनका यह अनुमान निराधार प्रतीत हुआ, क्योंकि वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति की आत्मा नहीं थी। वह तो एकदम सामान्य नागरिक की आत्मा थी। किसी का क्या स्वार्थ हो सकता था भोला राम की आत्मा को यमराज के दरबार में न पहुंचने देने पर? यह विचार कर रहे थे वह। इस विचार विमर्श के दौरान नारद जी का प्रवेश होता है। वे इस विचित्र समस्या के समाधान हेतु जांच पड़ताल का दायित्व ले लेते हैं और भोला राम का नाम पता पूछकर उनकी खोज करने के लिए उनकी आत्मा को ढूंढकर यमलोक ले जाने के लिए पृथ्वी पर आ जाते हैं। सर्वप्रथम वे भोला राम के घर ही पहुंच जाते हैं, इस आशा से कि शायद कोई तो स्रोत का पता चले, कोई तो क्लू मिल जाए।
जिससे कि वह भोलाराम की आत्मा किधर है पता कर सके और शायद किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सके जिसके प्रति भोलाराम के मन में मोह हो और उस मोह के कारण उसकी आत्मा ऊपर आकाश में यमलोक में चलने को तैयार ही नहीं है, कहीं अटकी हुई है। बातचीत से उन्हें मोह का कारण पता नहीं चलता, बहुत छानबीन करते हैं पर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। वे उसे पाने के लिए अथक निरंतर प्रयत्न करते हैं पर उन्हें कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगती, सब व्यर्थ हो जाता है। अब नियमित आय के अभाव में भूखे मरने की नौबत आ गई। अब भोलाराम जी की पत्नी नारद जी से आग्रह करती है, जब नियमित आय के अभाव में भूखे मरने की नौबत आ गई, तब आखिर भोलाराम की पत्नी ही नारद जी से आग्रह करती है कि वे ही उनकी पेंशन के लिए प्रयत्न करें, जिससे कि उसके परिवार का पेट भर सके। नारद जी सरकारी दफ्तर में चले जाते हैं और उनकी पेंशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। नारद जी सरकारी दफ्तर में जाते हैं जहाँ की भोलाराम की फाइल अटकी पड़ी है, परंतु उन्हें वहाँ वह फाइल जो रुकी पड़ी है वह दफ्तर के कर्मचारियों से उन्हें वहाँ यह ज्ञात होता है कि भोलाराम की अर्जियों पर इसलिए निर्णय नहीं लिया जा सका था कि उस पर वजन नहीं रखा गया। वजन रखने का अर्थ होता है रिश्वत। तो भोलाराम जी की दरखास्तें उड़ने की बात नारद जी को समझ में नहीं आती कि आखिर उनकी फाइल आगे बढ़ क्यों नहीं रही। कर्मचारियों से यह ज्ञात होता है कि भोलाराम की अर्जियों पर रिश्वत नहीं दी गई है, इसीलिए वे हवा में उड़ गई हैं। नारद जी परेशान हो जाते हैं कि दफ्तर में इतने सारे पेपर वेट रखे होने के बावजूद वजन रखने के कारण भोलाराम की दरखास्तें अर्जियां क्यों उड़ गई। नारद जी को ये बात समझ नहीं आती। वे बड़े साहब से जाकर मिलते हैं। वे कई तरीके के संकेतों से बड़े बाबू नारद जी को तरीके तरीके से पेपर वेट का अभिप्राय समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो अंत में नारद जी वीणा को ही कहते हैं कि वजन की भांति रख दो उनकी दरखास्तों पे और उनकी फाइल बढ़ाओ। नारद जी के सहमत होते ही बड़े साहब भोलाराम की फाइल मांगते हैं और भोलाराम का जीव, भोलाराम की आत्मा उसी फाइल में है। अपना नाम सुनकर वह जीव इतना खुश हो जाता है कि उसे लगता है कि शायद उसकी पेंशन के आदेश लेकर डाकिया आ गया है। नारद जी उसे बहुत समझाते हैं कि उसे स्वर्ग ले जाने के लिए वह आए हैं, कि वह चले, परंतु भोलाराम के जीव के लिए स्वर्ग में कोई आकर्षण ही नहीं है, क्योंकि उनका जीव, उनका मन, उनकी आत्मा तो अपने पेंशन के कागजों में अटकी पड़ी है। अतः वह नारद जी के साथ जाने से इनकार कर देते हैं। देखिए, इस कहानी तो बहुत छोटी सी है, पर इसके पीछे जो भाव है, इसके पीछे जो एक सवाल उठता है हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था पर, इसके पीछे एक सीख है जो हमें बता रही है कि अब यह अराजकता समाप्त होनी चाहिए। अब हम पाठ को पढ़ने से पहले अपने लेखक का परिचय
देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई, उनका जन्म 1924 और मृत्यु 1995 ईस्वी में हुई है। जब ही वॉज बॉर्न इन 1924 और उनकी डेथ 1995 में हुई। कवि का परिचय देख लेते हैं। उनका नाम ही देखिए, व्यंग पितामह, अर्थात व्यंग के पिता, पालक, जन्मदाता। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ है। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। अर्थात उन्होंने जो बात कही अपनी कहानी में, वह बहुत हल्के फुल्के ढंग से कही गई, पर उन बातों के पीछे जो प्रश्नों की श्रृंखला है, वह हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम बाध्य हो जाते हैं कुछ मुद्दों पर अपने विचारों को पैना करने के लिए। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। वह मिडिल क्लास लोगों की कष्ट और तकलीफों का चित्रण करते हैं और उन्होंने इस बात में महारत हासिल की है। परसाई जी अपने लेखन को एक सामाजिक कर्म के रूप में परिभाषित करते हैं। उनकी मान्यता है कि सामाजिक अनुभव के बिना सच्चा और वास्तविक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। देखिए, जब तक आपने किसी चीज को खुद अनुभव नहीं किया, पीड़ा को सहन नहीं किया, परिस्थिति को खुद से भोगा नहीं है, तब तक आप अपने लेखन में उसे उकेर नहीं सकेंगे। सामाजिक विसंगतियों के प्रति गहरा सरोकार रखने वाला ही लेखक सच्चा व्यंग्यकार हो सकता है। परसाई जी सामयिक समय का रचनात्मक उपयोग करते हैं। उनका समूचा साहित्य जैसे वर्तमान से मुठभेड़ करता हुआ दिखाई देता है, झगड़ता हुआ दिखाई देता है वर्तमान परिस्थितियों के अराजक परिस्थिति माहौल से। इनका निधन 10 अगस्त 1995 को हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। रानी नागफनी की कहानी इनके द्वारा रचित उपन्यास है। इसी प्रकार तट की खोज, ज्वाला और जल भी इनके चर्चित उपन्यास हैं। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं। इसी प्रकार और एक इनका कहानी संग्रह है, जैसे उनके दिन फिरे। इन्होंने कुछ संस्मरण भी लिखे हैं जिसे हम याद कह सकते हैं।
वह है तिरछी रेखाएं, हम एक उम्र से वाकिफ हैं। व्यंग संग्रह लिखने में जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन्हें महारत थी और इन्होंने ही व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और हल्के फुल्के मनोरंजन की परिधि में रहकर भी इन्होंने समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। तो इनका व्यंग संग्रह है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा। काग का अर्थ होता है कौवा। इसी प्रकार इनका और एक व्यंग संग्रह है, आवारा भीड़ के खतरों से। ऐसा भी सोचा जाता है तथा वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, निठल्ले की डायरी, निठल्ले का अर्थ है जो कुछ काम नहीं करता, जो कुछ काम धंधा नहीं करता उसे निठल्ला कहा जाता है। कहत कबीर, जाने पहचाने लोग तथा ठिठुरता हुआ गणतंत्र। कुछ और बातें हरिशंकर परसाई के बारे में जानते हैं। हरिशंकर परसाई व्यंग के विषय में खुद कहा करते थे कि व्यंग जीवन से साक्षात्कार कराता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है और उनकी रचनाएं उनके इस कथन की गवाह हैं। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई कभी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हिंदी साहित्य में व्यंग विधा के लिए हर वर्ग के पाठक की चेतना में अगर किसी लेखक का नाम सबसे पहले आता है तो वे परसाई जी ही हैं। इन्होंने व्यंग विधा को अपने सुदृढ़ और आधुनिक रूप में खड़ा करने में बहुत मेहनत की और इसे एक आधुनिक विधा के रूप में ख्याति प्रदान की। इस विधा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति और उसके सामाजिक संदर्भों में दिखने वाली किसी भी विसंगति पर कुठाराघात करना। एक व्यंग्यकार व्यक्ति
जीवन की विडंबनाओं का एक ऐसा रेखा चित्र खींचता है जिसे पढ़कर एक चेतन पाठक अपने आप से भी सवाल उठाने पर विवश हो जाता है। और व्यंग के विषय में स्वयं परसाई जी कहा करते थे, व्यंग जीवन से साक्षात्कार कराता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों अत्याचारों का पर्दाफाश करता है। यह बात पहले भी मैंने आपके साथ साझा की थी। उनकी लेखनी में मध्यम वर्गीय परिवारों की सामाजिक कठिनाइयों का बहुत सुंदर चित्रण था। उसका कारण यह था कि वह स्वयं एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे। अल्प आयु में ही उनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद पिता की भी एक असाध्य बीमारी के बाद मृत्यु हो गई और परसाई जी के नाजुक कंधों पर अपने 4 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई थी। इस प्रकार उनका आरंभिक जीवन बहुत ही आर्थिक अभावों के बीच बीता। वह पहले प्राइवेट स्कूल में नौकरी करते थे और फिर 1950 में उन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। उन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक साहित्यिक मासिकी निकाली। इसी प्रकार नई दुनिया में सुनो भई साधो, नई कहानियों के 5वें कॉलम और उलझी उलझी तथा कल्पना में और अंत में इत्यादि कहानियाँ, उपन्यास एवं निबंध लेखन के बावजूद मुख्यतः वह व्यंग्यकार के रूप में ही विख्यात हुए। उन्होंने अपने व्यंग के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की तरफ आकृष्ट किया जो हमारे जीवन को मुश्किल बनाते हैं। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर करारा प्रहार भी किया, जो हिंदी व्यंग्य साहित्य में अनूठा है। परसाई जी अपनी लेखन को एक सामाजिक कर्म के रूप में परिभाषित करते रहे और उनकी एक मान्यता थी कि जब तक अनुभव नहीं है तब तक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। इसी प्रकार कुछ और बातें उनके जीवन की यह हैं कि संघर्षों से भरा उनका जीवन था, परंतु उन्होंने अपने आप को सदैव ही बहुत ज़्यादा मजबूत बनाए रखा। परसाई जी के व्यक्तित्व में धार्मिक रूढ़िवादिता, जातीयता, धार्मिक कट्टरता, इन सब के विरुद्ध जो एक खास किस्म का विरोधी तेवर दिखलाई पड़ता है, वह उनके जीवन की कठिनाइयों का दर्पण है। उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी बुआ से सीखी, क्योंकि माता पिता तो असमय उनका साथ छोड़कर चले गए थे इस दुनिया से। वह कई प्रमुख पत्रिकाओं के स्तंभ लेखक के रूप में आजीवन कार्य करते रहे और इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि
वह खुद तो अपने जीवन में कठिनाइयाँ झेलते रहे, परंतु अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी का निर्वाह पूरे तरीके से किया। इस बात से पता चलता है कि वह स्वयं अविवाहित रहे, परंतु उन्होंने अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी का निर्वाह किया और उनकी स्वयं की जीवन ही यातना गर्भित व्यंग्य है। काम के प्रति उनकी निष्ठा इतनी कड़ी थी कि यही निष्ठा उन्हें विषम जिंदगी को झेल जाने की शक्ति देती रही और उनके जीवन में एक वीतराग का भाव ही रहा सदा ही, जो उनके लेखनी से दर्शता है, दिखाई देता है। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम पाठ पढ़ेंगे और कठिन शब्द देखेंगे।